तो गाइस हम लोग कंप्लीट कर रहे थे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का वॉल्यूम 1, जिसमें हम लोग सॉल्व पेपर देख रहे थे अभी थ्योरी ऑफ मशीन्स का, जिसमें लेसन 3 कंप्लीट किया था। डायनेमिक्स ऑफ मशीन का आज हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर्स, गति अधिनियंत्रण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ में, जो कि है जब इंजन पर लोड बढ़ जाता है तो कार्यकारी तरल की सप्लाई बढ़ना आवश्यक हो जाता है, और जब लोड घट जाता है तो कम कार्यकारी तरल की सप्लाई होती है। इंजन में कार्यकारी तरल की सप्लाई किससे नियंत्रित होती है? एसएससी जेईई 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है गवर्नर, दूसरा है स्लाइड वॉल्व, तीसरा है गतिपालक चक्र, और चौथा है मेयर का प्रसार वॉल्व। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। तो इसका आंसर होगा कि इंजन में कार्यकारी तरल की सप्लाई गवर्नर द्वारा नियंत्रित की जाती है। जब इंजन पर भार बढ़ता है तब कार्यकारी तरल की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, तथा जब इंजन पर भार घटता है तब कार्यकारी तरल की मात्रा घटानी पड़ती है। अतः भार के बदलने पर कार्यकारी तरल की मात्रा भी बदलती रहती है, जिसका नियंत्रण गवर्नर द्वारा किया जाता है। ठीक है, गवर्नर का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि गति अधिनियंत्रण, मतलब जो किसी की गति में जो वृद्धि हो रही है तो उसको रोकने का जो काम करता है, नियंत्रण करने का काम करता है, उसी को हम लोग गवर्नर बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर पे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ISRO टेक्निकल में पूछा गया है, छत्तीसगढ़ जेईई में पूछा गया, उत्तराखंड जेईई में पूछा गया है 2013, 8, 2016 में, कि पोर्टर गवर्नर डैश का उदाहरण है। पोर्टर गवर्नर किसका उदाहरण है? जड़त्व गवर्नर का, फ्लाईव्हील गवर्नर का, अपकेंद्री गवर्नर का, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज अबव। तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि पोर्टर गवर्नर होता क्या है। ठीक है, पोर्टर गवर्नर अपकेंद्री गवर्नर का एक उदाहरण है। ठीक है, किसका उदाहरण है? अपकेंद्री गवर्नर का। कैसे है ये आप समझते हैं। सबसे पहले अभिनियंत्रण के प्रकार होते हैं। अभिनियंत्रण के 2 प्रकार होते हैं, एक होता है जड़त्व अधिनियंत्रक और दूसरा होता है अपकेंद्री अधिनियंत्रक। तो और उसके बाद में जड़त्व अधिनियंत्रक के कोई प्रकार नहीं होते हैं। उसके बाद में अपकेंद्री के 2 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार, जिसमें एक पेंडुलम का प्रकार या अधिनियंत्रक होता है, दूसरा होता है अचल भार अधिनियंत्रक, और तीसरा होता है स्प्रिंग लोडेड अभिनियंत्रक। ठीक है, फिर उसके बाद पेंडुलम का एक और प्रकार होता है जिसको हम लोग वाट अधिनियंत्रक भी बोलते हैं। फिर अचल भार में 2 इसके टाइप्स आ जाते हैं, पोर्टर अधिनियंत्रक और प्रोवेल अधिनियंत्रक। और जो हमसे क्वेश्चन किया गया है वो पोर्टर अधिनियंत्रक का पूछा गया है कि किसके होते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये किसका पार्ट ऑफ किसका है, अचल भार अभिनियंत्रक का भी हो सकता है और अपकेंद्रीय अभिनियंत्रक का भी हो सकता है, जिसके अंदर अधिनियंत्रक के प्रकार होते हैं, जिसमें अधिनियंत्रक के प्रकार होते हैं प्रोवेल अधिनियंत्रक। स्प्रिंग लोडेड अधिनियंत्रक क्या होते हैं? स्प्रिंग लोडेड होते हैं कि हार्नेल अधिनियंत्रक, विल्सन हार्लेट अधिनियंत्रक, हार्टुंग अधिनियंत्रक, या फिर पिकरिंग अधिनियंत्रक। ठीक है, इसके इस टाइप के प्रकार होते हैं। हमें इसी माध्यम से समझना है कि अधिनियंत्रक के कितने टाइप्स होते हैं। टाइप्स इसमें अगर हम सिर्फ अधिनियंत्रक को लेकर चलेंगे तो इसमें 2 होते हैं, फिर अब केंद्रीय अधिनियंत्रक में 3 टाइप्स मिल जाते हैं। उसके बाद में पेंडुलम का 1 होता है, अचल भार का 2 होते हैं, और स्प्रिंग लोडेड अधिनियंत्रक के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमको पढ़ना है। फिर चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर पे। नहीं, जब इंजन की गति मीन गति के ऊपर और नीचे लगातार फ्लक्चुएट होती है तब गवर्नर के लिए कहा जाता है। RSM SSB जेईई 2016 का एक क्वेश्चन है कि अस्थिर होती है, स्टेबल होती है, या फिर आक्रोकेशन होती है, या फिर हंट होती है। तो इसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या होगा। कि उसके बाद में हमारा आता है ऑप्शन, इसका आंसर होगा कि गति अधिनियंत्रक की औसत गति से अधिक या कम जो गति उच्चवान होता है उसे हंटिंग कहते हैं। यह हंटिंग एक सुग्राही गति अधिनियंत्रक के कारण होता है। इंजन पर भार में परिवर्तन के कारण अधिनियंत्रक द्वारा औसत गति प्राप्त करने के पहले जो गति में उच्चवान होते हैं उसे हंटिंग कहते हैं। ठीक है, हंटिंग का मतलब हम लोग समझ गए हैं कि इसमें आते हैं वो जब लगातार फ्लैक्चुएट होते रहते हैं तब गवर्नर के लिए इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर पे। तो हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, अभी गति नियंत्रक गवर्नर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हो कि थ्योरी ऑफ मशीन्स का लेसन चल रहा है। तो उसमें मैक्सिमम थ्योरी होने वाली है मशीन्स के लिए, इसमें क्या हम समझ पा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स जहाँ पे आएगा आपको जरूर बताया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा, समकालिकता की एक अवस्था कौन कौन सी अवस्थाएं हो सकती है? अनंत सुग्राहिता, अनंत स्थिरता, या फिर शून्य स्थिरता, या फिर शून्य सुग्राहिता। उसका आंसर देखते हैं हम लोग क्या हो। समकालिकता की दशा में गवर्नर की सुग्राहिता अनंत होती है। समकालिकता क्या होती है? आइसोसमनेजन में यदि किसी गति अधिनियंत्रक के लिए घर्षण को नगण्य मानते हुए उसके क्रियाकारी परास में सभी घूर्णन त्रिज्याओं पर संतुलन स्थिर हो, अर्थात गति परास शून्य है, तो उसे समकालिक गति अधिनियंत्रक कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि हॉर्नेल गवर्नर में यदि अधिक स्टिफनेस की स्प्रिंग काम में ली जाती है तब गवर्नर होगा क्या होगा? मोर सेंसिटिव, लेस सेंसिटिव, या फिर आइसोक्रोनस, या फिर नन ऑफ दीज अबव। तो ये RSM SSB जेईई 2017 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर चेक करते हैं हम लोग क्या होगा कि यदि हॉर्नेल गवर्नर में अधिक दृढ़ता वाला स्प्रिंग प्रयोग किया जाए तो गवर्नर की संवेदनशीलता घट जाएगी, अर्थात जब स्प्रिंग की दृढ़ता बढ़ेगी तो गवर्नर की संवेदनशीलता भी घटेगी।
और हार्नेल गवर्नर की स्प्रिंग का कड़ापन स्टिफनेस हम लोग किस फॉर्मूले से यूज़ करते हैं कि S1 माइनस S2 अपॉन एच, जहाँ पे S1 हमारा जब घूर्णन की त्रिज्या ज़्यादा हो तो स्लीव पर लगाकर स्प्रिंग बल में यूज़ किया जाता है। उसके बाद S2 हमारा जब घूर्णन त्रिज्या न्यूनतम हो, मतलब मिनिमम प्राइस में अगर होगा, तो स्लीव पर लगा स्प्रिंग बल यूज़ किया जाता है। एच हमारा किस चीज़ को डिनोट करता है? स्लीव का उत्थान। उसके बाद में बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर पे। तो थ्योरी के साथ साथ में एक न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं हम लोग कि गेंद की कोणीय गति ओमेगा इज इक्वल टू हमारा 100 रेडियन पर सेकेंड है। तो वॉट गति अधिनियंत्रक की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जी इज इक्वल टू हमें इन्होंने दे रखा है कि 10 मीटर पर सेकेंड ही लेना है, 10 लेना है, क्योंकि जी में हम लोग दो मान जानते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है और दूसरा होता है 10। तो इसने बता रखा है, साफ साफ डिनोट किया कर दिया है कि जी इज इक्वल टू में 10 ही लेना है। तो ओमेगा की वैल्यू हमारी 100 रेडियन पर सेकेंड है। चलिए इसको सॉल्व करके देखते क्या। तो हमें बताया रखा था कि ओमेगा की जो हमारी वैल्यू थी वो 100 रेडियन पर सेकेंड थी और जी का मान हमें 10 मीटर पर सेकेंड लेना है, ठीक है, और हमें सेकेंड लेना है और हमें पता करना है कि एच की वैल्यू कितनी होगी। तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा एक फॉर्मूला जानते हैं, एच इज इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ये पिछले लेसन में भी हम लोग ने इस फॉर्मूले का यूज़ किया था। तो जी की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, जी हमारा 10 है, ओमेगा हमारा 100 है, 100 का स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा की जगह पे, ठीक है, ओमेगा। फिर इसको हम लोग खोलेंगे तो ये हमारा 10 अपॉन, इसको 100 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा 10,000 के बाद में एक जीरो से एक जीरो हम लोग काट देंगे तो 1/1000 हो जाएगा, 1/1000 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग ये मीटर में आ जाएगा। अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, जब इसको ये मीटर में है, इसको हम लोग अगर मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1 मीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड करना तो आप लोग जानते होंगे। तो फिर उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा 1 मिलीमीटर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर पे। तो हमारा एक और क्वेश्चन आएगा इसी तरीके से, ये बिहार जेईई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है कि वार्ड गवर्नर अधिनियंत्रक की ऊंचाई जब 20 सेंटीमीटर होती है तो उसकी कोणीय गति होती है, कोणीय गति कितनी होती है? तो सेम वही फॉर्मूला इसमें यूज़ होगा अभी जो हम लोग ने यूज़ किया है इसमें, एच इज इक्वल टू जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें जो ओमेगा की वैल्यू दी गई है, इसमें सॉरी हाइट की वैल्यू दी गई है, ये जो दी गई है एच की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, उसकी कोणीय गति मतलब ओमेगा हमें प्राप्त करना है, और जो जी है, जी की वैल्यू हम 10 ही रखेंगे क्योंकि 10 ज़्यादा सही रहता है बाकायदा 9.8 को रखने से, ठीक है। तो एच इज इक्वल टू 20, इस फॉर्मूले में क्या रखेंगे, हमें ओमेगा की वैल्यू पता करनी है। तो एच इज इक्वल टू हम 20 रख देंगे, सॉरी एच की वैल्यू कितनी, एच की वैल्यू थी 20 सेंटीमीटर एंड जी की वैल्यू 10 थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और हमें ओमेगा पता करना है। सेम इसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो अभी ओमेगा पता करना है तो एच को हम इधर ले आएंगे, ओमेगा को एक साइड पे रख देंगे, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा जी अपॉन एच, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जी की वैल्यू हो जाएगी 10 अपॉन एन की वैल्यू है 20, तो ये 1 अपॉन फिर ओमेगा स्क्वायर, अब ये 10 1 10 10 2 20, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अगर इसको हमें सिर्फ ओमेगा की तो हम रूट लगा देंगे इसका, तो इससे ही कट जाएगा, तो हमारा ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा √1/2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन या क्वेरी हो आप हमें कमेंट कर सकते हो, उसमें मैं आपका आंसर समझा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर पे। देखिए जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था ये बिहार जेईई 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, और सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन और आया हुआ है एसएससी जेईई में कि एक बॉल अधिनियंत्रक की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर होने पर उसकी कोणीय गति कितनी होगी। सेम इसमें भी हमें ओमेगा ही पता करना है और एच की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दी गई है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन हमारा एसएससी जेईई 2013 में भी आया हुआ है। तो इस फॉर्मूले का आपको यूज़ करना है, सिंपल एच इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, कौन सा फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके ये फॉर्मूला यूज़ करके आप एच की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू 9.8 भी रख सकते हैं और 10 भी रख सकते हैं, इसकी वैल्यू रख के हम इसका आंसर सॉल्व कर लेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कि गति अधिनियंत्रक अस्थिर कहलाता है या साम्य गति के बढ़ने पर गेंद के घूमने की त्रिज्या है, क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, या फिर स्थिर रहती है या उतार चढ़ाव करता है। आंसर होगा कि जब किसी गति अधिनियंत्रक की क्रियाकारी परास के अंदर प्रत्येक गति के लिए एक निश्चित आकृति होती है तो उसे स्थायी गति अधिनियंत्रक या फिर स्टेबल गवर्नर भी कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें कि किसी गति अधिनियंत्रक के संतुलित होने पर उसकी गेंदों में केवल एक घूर्णन त्रिज्या रह जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है, स्टेबल गवर्नर, ठीक है। और स्टेबल गवर्नर को हिंदी में स्थायी गति अधिनियंत्रक भी कहते हैं। यदि किसी गवर्नर
कि संतुलन गति बढ़ाने के साथ उसकी गेंदों की घूर्णन त्रिज्या बढ़ जाए, तो उसे संतुलन गति घटने के लिए गेंदों की घूर्णन त्रिज्या घट जाए तो ऐसे गवर्नर को स्थायी गवर्नर कहते हैं। ठीक है। फिर यदि किसी गवर्नर की संतुलन गति बढ़ जाए, बढ़ने के साथ उसकी गेंदों की घूर्णन त्रिज्या घट जाए तथा घटने के साथ गेंदों की घूर्णन त्रिज्या बढ़ जाए तो ऐसा गवर्नर स्थायी गवर्नर कहलाता है, जिसे इंपोर्टेंट गवर्नर भी कहते हैं हम लोग। चलिए बढ़ते हैं अपने पूरा आरआरबी जेईई ऐसे ही लोको पायलट एवं टेक्नीशियन की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह, इसको फटाफट कंप्लीट करके हमारा आज का लेसन कंप्लीट करते हैं। इसमें जो कुछ क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनको मैं इसमें कंप्लीट करा रहा हूँ, जिसमें आपको कोई क्वेश्चन की कोई दिक्कत ना होने हो। तो फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में, जो भी हमारा है। गति अधिनियंत्रक का कार्य होता है इंजन की औसत चाल स्थिर रखना, स्लीव के समान उठाना, सेम लीव के लिए प्रोएल गति अधिनियंत्रक की गति पोल्टर गति अधिनियंत्रक की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। हॉर्टनेल गति अधिनियंत्रक को रखा जाता है केंद्रीय गति अधिनियंत्रक के प्रकार में। वॉट गति अधिनियंत्रक की ऊंचाई h तथा कोणीय वेग ओमेगा में संबंध होता है, ये फॉर्मूला मैंने अभी आपको करके बताया है। हॉर्टनेल गति अधिनियंत्रक में यदि स्प्रिंग का कड़ापन बढ़ाया जाता है तो गति अधिनियंत्रक हो जाता है कम सुग्राही। ग्रामोफोन में गति अधिनियंत्रक प्रयुक्त होता है पिकरिंग के द्वारा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्प्रिंग नियंत्रित गति अधिनियंत्रक होता है हॉर्नेल, हॉर्टुग, विल्सन हॉर्नेल या फिर पिकरिंग। वॉट गति अधिनियंत्रक का गति परास होता है 60 to 80 आरपीएम राउंड पर मिनट। उसके बाद में वॉट गति अधिनियंत्रक की सुग्राहिता पोल्टर की तुलना में होती है कम। उसके बाद है हमारा गति अधिनियंत्रक की सुग्राहिता को परिभाषित किया जाता है कौन से फॉर्मूले से, गति परास बटे मध्य गति के बीच में। फिर अगला है हमारा वॉट गति अधिनियंत्रक को कहते हैं लोलक गति अधिनियंत्रक, पोल्टर गति अधिनियंत्रक को कहते हैं अचल भार गति अधिनियंत्रक। ऑटोमोबाइल की गति अधिनियंत्रक का प्रयोग होता है डेल्टा एन को नियंत्रित करने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंजन में क्रियाकारी तरल की मात्रा को नियंत्रित करता है गति अधिनियंत्रक। पर्याप्त समय तक इंजन गति पर नियंत्रण रखना हमारा गति अधिनियंत्रक के बीच में आता है कि इंजन पर भार के अनुरूप शक्ति उपजाने में सहायक होता है गति अधिनियंत्रक। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंजन में आवश्यकता अनुसार तरल की मात्रा को घटाता बढ़ाता है, कौन घटाता बढ़ाता है, हमारा गति अधिनियंत्रक बढ़ाता है, गति गवर्नर। ठीक है। उसके बाद में हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कई चक्रों की गति के उतार चढ़ाव कम करता है, क्या करता है, गति अधिनियंत्रक। गति में बहुत यूज़ होने वाला है। ठीक है। इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से एक बार डेफिनेशन इसकी कंप्लीट तैयार कर लीजिएगा, और अगर आप इसकी डेफिनेशन तैयार कर लेंगे तो आपका पूरा चैप्टर उसी तरीके से रेडी हो जाएगा। तो इसके बाद में यहीं पे हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है, और इसके बाद अगला लेसन जो है हमारा हम लोग पढ़ेंगे कल अगली वीडियो में कि अनबैलेंसिंग एंड बैलेंसिंग इन मशीन्स एंड इंजन, मशीनों तथा इंजनों में असंतुलन एवं संतुलन पढ़ने के लिए हमारी अगली वीडियो कल आएगी आप लोग के इसी टाइम पे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।